नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी ऑनर्स के बच्चों के साथ। छात्रों, कल हमने सांस्कृतिक परिमंडल कल्चरल रिलेशंस पर चर्चा की थी और अपने पाठ्यक्रमानुसार हमने इस पर विश्व के जो प्रमुख कल्चरल रिलेशंस हैं उस पर सैंधो घाटी या के सांस्कृतिक परिमंडल पर अपनी बात रखी थी। आज के इस वीडियो में हम जो प्रमुख अन्य सांस्कृतिक हृदय स्थल परिमंडल हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसमें मेसोपोटामिया का नाम प्रमुख है। दजला फरात नदियों के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ ही है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। इसके दक्षिण में अरब का मरुस्थल तथा अनेक लघु पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर पूर्व में कैस्पियन सागर, पूरब में ईरान का पठार, उत्तर पश्चिम में काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर स्थित हैं। ये लगभग 3 ओर से समुद्र द्वारा घिरा हुआ है। मेसोपोटामिया के पश्चिम में एशिया माइनर और अर्मेनिया पर्वतमाला के दक्षिण में एक उर्वरशील मैदानी पट्टी है जो उत्तर के पर्वतीय तथा दक्षिण के रेगिस्तानी भाग को पृथक करती है। इस भाग को अर्धचंद्राकार उर्वरशील क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इस उपजाऊ भाग का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस घाटी के उत्तरी भाग को मेसोपोटामिया तथा दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया क्षेत्र में नदियां उत्तर से दक्षिण में बहती हैं तथा उच्चावच जलवायु व वनस्पति में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। नदी घाटी का डेल्टा मानवीय विकास की दृष्टि से अनुकूल था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तुर्की, ईरान, फारस की खाड़ी जैसे क्षेत्रों के बीच स्थित यह एक उपजाऊ भाग के रूप में पाया जाता है। ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र विश्व का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक हृदय स्थल के रूप में विकसित हुआ और हजारों साल तक अपने प्रभाव को इसने बनाए रखा। मेसोपोटामिया संस्कृति से अनेक संस्कृतियों का संपर्क हुआ था। यहाँ आने वाले व्यापारियों की सामाजिक संरचना एवं तकनीकी ज्ञान ने इस क्षेत्र को ऐसी विशिष्टता प्रदान की जो अनेक आक्रमणों के बाद भी सुरक्षित रही। प्रारंभ में मानव अधिवास पर्वतीय प्रदेशों में रेखीय प्रतिरूप में बसे, बाद में क्रमशः उनका विस्तार नदी घाटियों के समानांतर हुआ। सरगोन हम्मुराबी के राज्य काल 2300 से 1900 ईसा पूर्व में यहाँ सिंचाई आदि की महत्वपूर्ण प्रविधि का विकास हो गया। बेबीलोन नगर इस हृदय स्थल का नाभिक था। ईसा से 800 वर्ष पूर्व असीरियाई एवं फारस के राजाओं के आक्रमण से यहाँ हुए, जिससे कि इस सभ्यता का विघटन प्रारंभ हुआ और नई मानव सभ्यता एवं संगठन का सतत विकास हुआ। यहाँ कृषि के योग्य भूमि अधिक उपजाई थी, जिससे कि नहरों तथा सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई। यहाँ गेहूँ, जौ, खजूर आदि की अच्छी खेती होती थी। इसके साथ ही जैतून, अंगूर आदि भी कृषि की जाती थी। यहाँ अन्य व्यवसायों में पशुपालन भी प्रमुख था। पशुओं की देखभाल के लिए शाही चरवाहे नियुक्त किए जाते थे। मेसोपोटामिया में उद्योग की विकसित अवस्था थी। वहाँ के शिल्पकार दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश वस्तुओं को तैयार करते थे, जिसमें लकड़ी, सोना, तांबा, हाथी दांत, कांच के आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं जुड़ी हुई थी। यहाँ सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग भी विकसित अवस्था में था। शिल्पकार धातु से अनेक वस्तुएं तथा अस्त्र शस्त्र बनाने में कुशल थे। व्यापारिक दृष्टि से यहाँ का संबंध अन्य देशों से था। यहाँ के व्यापार के क्रम में विदेश से सोना, चांदी, तांबा, बहुमूल्य लकड़ी आदि आयात करते थे तथा अनाज, वस्त्र, स्वर्णाभूषण आदि का निर्यात करते थे। उस समय व्यापार जल और स्थल मार्गों से होता था। यहाँ के समाज में वर्ग भेद की भी भावना थी। समाज उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में विभक्त था। उच्च वर्ग में राजा व राजकुल के सदस्य, पुरोहित और राज्य के उच्च पदाधिकारी,
मध्यम वर्ग में जमींदार, व्यापारी, कृषक, शिल्पकार तथा निम्न वर्ग में दास सम्मिलित थे। समाज में स्त्रियों का सम्मान था। समाज में एक पत्नी विवाह की प्रथा थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन केवल राजघरानों तक ही सीमित था। यहाँ के मकानों के निर्माण में ईंट व चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता था। प्रत्येक मकान में एक आंगन तथा चारों ओर कमरे होते थे। कारीगरों के मकान एक कमरे वाले होते थे। मेसोपोटामिया के नगरों में उर नगर का विशेष स्थान था। इस नगर की खुदाई से ज्ञात हुआ कि नगर विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते थे, जिनके 3 खंड होते थे। नगर के संरक्षक देवता के लिए उसके किसी ऊंचे भाग या चबूतरे पर मंदिर होता था, जिसे जिगुरुत कहा जाता था। यहाँ के लोगों के भोजन में गेहूं, जौ, दूध, दही और फल की प्रधानता थी। लोग खजूर से आटा, चीनी व शराब बनाते थे। भोजन में मांस व मछली का प्रयोग था। वस्त्र सूती, ऊनी व भेड़ के चमड़े से निर्मित होते थे। खुदाई से श्रृंगार की वस्तुएं एवं सोने के आभूषण मिले, जिसने अंगूठी, कड़े, कंठार, कर्णफूल आदि का मिलना इनके इस तथ्य को प्रमाणित करता है। निर्धन लोगों ने के आभूषणों में तांबे का प्रयोग होता था। तो मेसोपोटामिया अपने आप में एक समृद्ध सांस्कृतिक परिमंडल के रूप में रहा। उपजाऊ भूमि की वजह से यहाँ पर सभ्यता का विकास ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व उन्नत अवस्था में था। अब बात करते हैं नील घाटी सांस्कृतिक परिमंडल। नील नदी की निचली घाटी, जो कि मिस्र में स्थित है, अपनी उर्वरशील भूमि, प्रचुर जल राशि तथा पर्याप्त प्राकृतिक वनस्पति के कारण एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक हृदय स्थल के रूप में विकसित हुई थी। इस घाटी का संपर्क स्थल मार्ग से सूडान की ओर तथा जल मार्ग से भूमध्य सागर की ओर था। अतः प्राचीन काल में यह अत्यंत सुरक्षित घाटी थी। इसके डेल्टाई भाग में मानव सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ कृषि, व्यापार, राजनीति, धर्म, विविध कलाओं का विकास हुआ। इस सभ्यता के उद्भव एवं विकास पर नील के जल के उतार चढ़ाव का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में मानव निवास छोटे छोटे बिखरे हुए ऐसे केंद्रों में हुआ जहां वर्ष भर उपयुक्त मानवीय दशाएं मिलती थीं। जैसे जैसे बांध निर्माण, परिवहन, सिंचाई आदि की तकनीक का विकास हुआ, मनुष्य की प्रकृति पर नियंत्रण बढ़ता गया। राजनीति और राज्य के विकास से श्रम विभाजन, भूमि अधिग्रहण, कृषि कला, व्यापार आदि का भी विकास अच्छे रूप में, उन्नत रूप में हुआ। नील घाटी सभ्यता का प्रसार भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में भी हुआ था। यूनानी एवं रोमन काल में नील घाटी से अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रचार हुआ। ईसा से 1700 वर्ष पूर्व नील के डेल्टाई क्षेत्र में अनेक ओर से आक्रमण प्रारंभ हुए। ईसा से पूर्व मिस्र के अनेक देशों के प्रभाव में यह आ चुका था। नील घाटी में अनेक सांस्कृतिक अजूबे मानवीय प्रयोगों से विकसित हुए। अनेक पुरातात्विक अवशेष इनके प्रमाण हैं। मिस्र के पिरामिड तथा शव सुरक्षा का रहस्य आज भी गूढ़ बना हुआ है। तो मिस्र के साथ में जुड़ा हुआ नील घाटी का सांस्कृतिक परिमंडल अपने आप में कृषि के क्षेत्र में, विविध कलाओं के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत रहा और इनकी विशेषताओं के क्रम में इनके पिरामिड और शव सुरक्षा के लिए जो ये लेप लगा करके अपनी अवधारणा के आधार पर कि पुनः उसी मृत शरीर में जीवन संभव हो सकता है, शव को सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे अपनी विचारधाराओं में। इस क्रम में यहाँ के पिरामिड प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं चीन की ह्वांगहो घाटी सांस्कृतिक परिमंडल की। ह्वांगहो नदी की घाटी सिंधु, नील, दजला, फरात की घाटियों से भिन्न है। उत्तरी चीन की इस नदी का प्रवाह क्षेत्र पूर्णतः प्राकृतिक सीमाओं से आबद्ध है। ह्वांगहो की अनेक सहायक नदियां जैसे बी, लो, फेन, चिन आदि की अपनी विशिष्ट प्रणाली है।
इस क्षेत्र की कठोर शिलाओं पर लोयस का जमाव हुआ है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों, पर्वतपदीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र का सीमांकन स्पष्ट है। नदी के मुहाने पर दलदल का विस्तार है। यह नदी बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, सॉरो ऑफ चाइना के रूप में जानी जाती है। पूर्व पाषाण काल से ही यहाँ मानव निवास रहा है। ग्रामों की रचना, कृषि व पशुपालन का कार्य बहुत पहले विकसित हुआ था। यहाँ हुआंगहो नदी के वलयाकार मोड़ पर यांगसाओ तथा लुक्सानोइड नामक संस्कृतियों का विकास हुआ तथा यहाँ से उसका विस्तार दक्षिण व उत्तर चीन एवं मध्य एशिया में हुआ। सांग चीन में राज्य एवं नगरों की स्थापना तथा राजा को ईश्वर मानने की प्रथा का उद्भव हुआ। यहाँ भी अन्य हृदय स्थलों की भांति वस्तु निर्माण, उद्योग, वास्तुकला तथा अन्य ललित कलाओं का विकास हुआ था। ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व चीन में चाउ साम्राज्य की स्थापना हुई, लेकिन यहाँ भी क्षेत्रीय संस्कृति की प्रधानता रही। यहाँ ईसा से 3000 वर्ष पूर्व धातुओं का प्रयोग, सुरक्षा के साधनों तथा राजनीति का विकास हो चुका था। अब बात करते हैं मध्य अमेरिका के सांस्कृतिक परिमंडल की। इसके अंतर्गत मध्य मैक्सिको, युकाटान व ग्वाटेमाला को सम्मिलित करते हैं। इसे नई दुनिया का हृदय स्थल कहा जाता है। इसकी स्थिति उच्चावच एवं अन्य भौगोलिक दशाओं में भिन्नता मिलती है। कोई बड़ी नदी तो नहीं है, परंतु अनेक छोटी छोटी नदियों के बेसिन, चूना पत्थर के क्षेत्र तथा पर्वतपदीय क्षेत्र पाए जाते हैं। मानव संस्कृति का विकास ईसा से 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मंदिरों पर आधारित नगरों की स्थापना, लेखन कला, ज्योतिष आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थीं। इसे माया संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की स्थानांतरणशील कृषि पद्धति विश्व प्रसिद्ध है। यूरोपियों के संपर्क में आने के बाद यहाँ पर विशेष परिवर्तन हुए थे। इसी क्रम में इंडियन सांस्कृतिक परिमंडल की चर्चा करें तो यह एंडीज पर्वतीय संस्कृति का विकास पीरू तट पर हुआ था। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु से लेकर के पर्वतीय तथा भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ की नदियाँ सक्रिय घाटियों से होकर के प्रवाहित होती हैं। यहाँ एक विशिष्ट पर्वतीय सांस्कृतिक विकास हुआ, पर्वतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसे इंका संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पीरू की संस्कृति में इसे इंका के नाम से पुकारते हैं। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व यहाँ कृषि का विभाजन हो चुका था तथा लामा व अल्पाका जैसे पशुओं का पालन भी किया जाता था। यहाँ नगरों की स्थापना हुई, राजनीतिक तंत्र का विकास हुआ, प्रदेश में धातु उद्योग, वस्तु निर्माण उद्योग, व्यापार का अभ्युदय हुआ। इंका सभ्यता से पूर्व यहाँ हुआरी, तिहुआनाको राज्यों की स्थापना हुई। स्पेन वासियों के आगमन से पूर्व यहाँ इंका साम्राज्य अत्यंत वैभवशाली था। तो विश्व के इन सिंधु घाटी परिमंडल के अतिरिक्त जो प्रमुख परिमंडलों की आज अपन ने चर्चा की, उनमें मेसोपोटामिया, नील घाटी, हुआंगहो घाटी, मध्य अमेरिका की मैक्सिको के अंदर जो पाई जाने वाली माया संस्कृति है और इंडियन में पीरू देश की जो इंका संस्कृति है, इन पर अपन ने बात की। इसके अतिरिक्त जो सांस्कृतिक परिमंडलों को अनेक विद्वानों ने विभाजित किया है, उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।